नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वनस्पति विज्ञान का तीसरा पार्ट, और जिसके अंतर्गत हम पादप आकारिकी एवं आंतरिक संरचना से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने वनस्पति विज्ञान का पहला और दूसरा पार्ट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करवाया है, तो उन पार्ट को भी आप जरूर देखें और सभी प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो एक बार आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आकारिकी एवं आंतरिक रचना से अर्थ है कि पादप जो शरीर है यानी कि जो वनस्पतियां हैं उनके जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल के जो बाहरी लक्षण है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन बाहरी आकारिकी, और इनकी आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो आंतरिक आकारिकी यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी अथवा शारीरिक के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी से संबंधित हम प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिए गए हैं इसके वन लाइनर प्रश्न, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को, केवल मेरिस्टेमेटिक उत्तक को। फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां काइटिन कहलाने वाली एक कठोर जटिल चक्र से बनी होती है। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय लाल शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय लाल शैवाल कहते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। तो विभिन्न ताप माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो असम युग्मकी। पुष्प में मादा लैंगिक अंग है स्त्री केसर। डैश क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड सबपोषी तथा मुख्यतः जलीय जिसमें अलवणीय जल तथा समुद्र दोनों का ही जीव है। तो उसका आंसर है शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड सबपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है। डैश स्केलेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। तो इसका आंसर है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु स्केलेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है? तो आंसर है इसका जड़ें। पौधे पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शिरा विन्यास। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक। नारियल का ऊपरी छिलका किस उत्तक से बना होता है? तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल। किस प्रकार के पौधों में शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती हैं? इसका आंसर है झाड़ी। झाड़ी प्रकार के पौधों में शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती हैं। किस प्रकार के विन्यास में मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है? जालिका रूपी शिरा विन्यास। कौन खिले हुए पुष्प का एक प्रमुख भाग होता है? तो इसका आंसर है पंखुड़ियां। पौधों की मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर है मूसला जड़। फ्लोएम सदैव प्रवाहित डैश होता है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक। फ्लोएम सदैव प्रवाहित कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक होता है। बाद में यानी कि दूसरे बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक कहते हैं। मध्यादिदारुक कहते हैं, ये आप जरूर याद रखें। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? आंसर है छाल से। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। विभिन्न सरल स्थायी उत्तकों में कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान का सही घटता क्रम है। इसका आंसर है पैरेन्काइमा बड़ा है कॉलेनकाइमा से, और कॉलेनकाइमा बड़ा है स्क्लेरेनकाइमा से। दिसंबर 2017 में किस मंत्रालय ने एक पायलट परियोजना ब्लू फ्लैग लोकार्पित किया था? तो आंसर है इसका पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। एक पुष्प के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म में विकसित होगी। एक पुष्प के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म में विकसित होगी। एक पुष्प में स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो चिपचिपा होता है
पत्रिकाग है। वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो उन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो इसका आंसर है सुबेरिन। इसका आंसर है सुबेरिन। कौन सा विभज्योतक तनों तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर है शीर्षस्थ विभज्योतक। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? थैलोफाइटा। कौन सा उत्तक पादपों को सहारा प्रदान करता है तथा भोजन का भंडारण भी करता है? पैरेन्काइमा। ये आप जरूर याद रखें। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, वाहिनिका एवं फ्लोएम पैरेन्काइमा में से कौन सा फ्लोएम का एक घटक नहीं है? उसका आंसर है वाहिनिका। जाइलम के घटकों में से कौन सी नलीदार संरचना होती है? तो इसका आंसर है वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका, साथी कोशिकाएं, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर है साथी कोशिकाएं। इस प्रक्रिया द्वारा विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक स्थायी रूप, आकार तथा विशिष्ट क्रिया ले लेती है। तो इसका आंसर है विभेदीकरण। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग के होते हैं? आंसर है इसका पुंकेसर। कौन से प्रकार के स्थायी उत्तक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? पैरेन्काइमा। ये भी आप जरूर याद रखें। बाह्यदल तथा पंखुड़ी, बाह्यदल तथा स्त्री केसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर, पंखुड़ी तथा पुंकेसर युग्मों में से कौन सा पुष्प के जननांगों के सही युग्म को दर्शाता है? तो आंसर है इसका पुंकेसर तथा स्त्री केसर। स्केलेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है? तो इसका आंसर है लिग्निन। लिग्निन। पौधे में प्रथम स्तर के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर है पौधे का विभेदित शरीर। पादप जिनके शरीर जड़ों, तने तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक होते हैं, किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर है टेरिडोफाइटा। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? इसका आंसर है फंजाई के यानी के कवक के। आवृतबीजी में बीजों के भीतर पौधे के अंडाशय वाली संरचना होती है जो, इसका आंसर है बीज पत्र कहलाती है। आवृतबीजी में बीजों के भीतर पौधों के अंडाशय वाली संरचना होती है जो बीज पत्र कहलाती है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा में से कौन से पादप वर्ग में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं? उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विभिन्न पादप उत्तकों को किस आधार पर विभज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर है विभाजन क्षमता। इसका आंसर है विभाजन क्षमता। पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मध्य शिरा। इसका आंसर है मध्य शिरा। फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस तथा कैम्बियम में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? तो इसका आंसर है जाइलम। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं वो कहलाते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है तो कहलाता है पर्णवृत्त। पर्णवृत्त। ये भी आप जरूर याद रखें। पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? उसका आंसर है तना। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? आंसर है इसका आरोही। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसका आंसर है ब्रायोफाइट्स को। ये भी आप जरूर याद रखें। प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इसका आंसर है गुल्फिया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। सेब, अमरूद, आम तथा टमाटर में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है सेब। कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो इसका आंसर है शीर्ष विभाजक। मुख्य रूप से सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल यानी कि मैलिक एसिड। आलू, गाजर, शकरकंद तथा मूली में से कौन एक तना है? आंसर है इसका आलू। किस प्रकार के पौधे सामान्यतः छोटे होते हैं तथा अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं? उसका आंसर है शाक। एलियम सीपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है। एलियम सीपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है। चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ भाग है।
चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ भाग है। गन्ना एक प्रकार का घास है। गन्ना एक प्रकार का क्या है? घास है। गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है कैरोटीन। भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? तो इसका आंसर है भूत जलोकिया। भूत जलोकिया। आलू क्या है? तो इसका आंसर है डंठल यानी के तना। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है फूल की कली से। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेलुलोज में। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो इसका आंसर है बेल। इसका आंसर है बेल। दोस्तों अब शुरू हो रहे हैं इसके एमसीक्यू प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग यानी कि लवंग प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है पुष्प की कली से। लौंग का वनस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। लौंग का वनस्पतिक जो नाम है वो सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधे के पुष्प कली भाग से प्राप्त होता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लौंग में। ऑप्शन सी लौंग में। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो इसका आंसर है काजू। फल का निर्माण अंडाशय यानी कि ओवरी से होता है। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता प्रदान करते हैं उसे असत्य यानी कि दिखावटी फल कहते हैं। काजू असत्य फल है। इसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद हैं। केला, आम तथा बादाम सत्य फल है यानी कि ट्रू फ्रूट है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर है सेव में। इसका आंसर है सेव में। सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग गूदेदार थैलेमस यानी कि फ्लैशी थैलेमस होता है। आभासी फल का उदाहरण है। तो इसका आंसर है सेब। सेब एक गूदेदार पोम फल है। पोम एक उपांगीय फल होता है। सेब एक आभासी या छद्म फल है। ऐसे फल पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त किसी और संरचना से विकसित होते हैं, जैसे सेब पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है। सेब फल क्या है? तो इसका आंसर है गूदेदार पोम है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर है बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है। इसे सामान्यतः वाटरमिल अथवा डकवीड के नाम से भी जाना जाता है और यह जलीय पौधा है। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है छोटा वृक्ष। कोको और चॉकलेट थियोब्रोमा कोको नामक हमेशा हरे भरे रहने वाले छोटे से वृक्ष से मिलता है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है फल आवरण। अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर है दालचीनी। दालचीनी यानी कि सिनामोन एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। यह लॉरेसी परिवार का है। यह श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में बहुतायत मिलता है। इसकी छाल जो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है? तो इसका आंसर है सोलेनेसी। सोलेनम, धतूरा तथा पिट्यूनुआ वंश के अंतर्गत आने वाले पौधे सोलेनेसी कुल के सदस्य होते हैं। ये एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख है। वाणिज्य के मूल्यों वाला कार किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है क्वेकर्स सुबेर। क्वेकर्स सुबेर। वाणिज्यिक मूल्यों वाला कार क्वेकर्स सुबेर नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कलॉइड क्या है? तो इसका आंसर है कैफीन। कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कलॉइड जो है वो कैफीन है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है, परंतु यह उपयुक्त विकल्पों में से नहीं दिया गया है। तो ऊपर जो दिए गए विकल्प में उनमें सबसे लंबा पौधा जो हमारा यूकेलिप्टस ही बनेगा। अमरबेल यानी कि कसकुटा है एक पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल कसकुटा प्रारंभ में जड़ युक्त होती है, परंतु पूर्ण तना परजीवी होने के पश्चात यह जड़ विहीन हो जाती है। इसके द्वारा उत्पन्न चूषकांग होस्ट पौधे के अंदर प्रवेश करके जाइलम तथा फ्लोएम से संबंध स्थापित करता है तथा भोजन, जल और खनिज लवण फिर अवशोषित करता है। अमरबेल कसकुटा क्या है? तो इसका आंसर है परजीवी यानी कि पूर्ण तना परजीवी।
पुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है तना या शाखाओं की छाल से। पुनैन को सिंकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। पुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। पुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो इसका आंसर है सिंकोना। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है टैनिन। वनस्पतियों से प्राप्त उन पदार्थों को टैनिन कहते हैं जो चर्म शोधन प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं ग्रेमनिया पोएसी कुल के अंतर्गत आने वाला एक बीजपत्री है। इसके बीज का एंडोस्पर्म जो है वो खाया जाता है। इसकी जड़ें नहीं खाई जाती, जबकि अन्य विकल्पों की जो जड़ें हैं वो खाई जाती हैं। प्याज में खाद्य भाग है, इसका आंसर है तना। प्याज का खाने वाला भाग मिट्टी के नीचे रहने वाला तना ही है, जिसे शल्क कंद यानी कि बल्ब कहते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर है उसकी छाल का नाश करके। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम उत्तक का अभाव हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है। पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 3। पौधे के स्थायी उत्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उत्तक, दूसरा जटिल उत्तक तथा तीसरा विभज्य उत्तक। मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक तथा दृढ़ोत्तक सरल उत्तक के प्रकार हैं। ये आप जरूर याद रखें। मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक तथा दृढ़ोत्तक जो है सरल उत्तक के प्रकार है। जाइलम एवं फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण है, जबकि विभज्य उत्तक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो इसका आंसर है दारू यानी के जाइलम। जाइलम चालन या संवहन उत्तक होता है। जाइलम का प्रमुख कार्य जल तथा खनिज लवणों को जड़ से ऊपर की ओर प्रवाह के विभिन्न भागों में ले जाना है। याद रहे कि फ्लोएम का मुख्य कार्य निर्मित भोजन को पत्तियों से संग्रह अंगों तक और शरीर के वर्धन भागों तक पहुंचाना है। दोस्तों 25वां प्रश्न हमारे सामने, पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए उत्तक कहलाता है? तो इसका आंसर है जाइलम। पौधे में 2 प्रकार के परिवहन उत्तक पाए जाते हैं। पहला जो है वो जाइलम एवं दूसरा है वो फ्लोएम। जाइलम का मुख्य कार्य जल का संचलन करना है तथा ये कुछ पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने कार्बनिक पदार्थों का संचलन करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगे 26वां प्रश्न में दिया गया है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है जाइलम। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो इसका आंसर है, इसमें बी और सी दोनों आंसर होंगे पानी और पोषक तत्वों का। जाइलम जो है वो पानी और पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है। ये भी अभी आपने ऊपर के जो दिया गया प्रश्न था उसके उत्तर में आपने पढ़ा था। जाइलम जल तथा पोषक तत्वों खनिजों के परिवहन का कार्य करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। स्तंभ के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो आंसर है अंतःशोषणी दाब सिद्धांत। अंतःशोषणी दाब सिद्धांत। अंतःशोषणी दाब सिद्धांत के अनुसार कोशिका के माध्यम से जल बिना किसी कोशिका के सहयोग से पौधे में अवशोषित होता है, जबकि कटे स्तंभ में जल का अवशोषण मूल जड़ की कोशिकाओं के सहयोग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अंतःशोषणी दाब सिद्धांत का खंडन कटे स्तंभ से जल का अवशोषण है। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसका विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। यदि जाइलम एवं फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित हो तो ऐसे संवहन पूल को संयुक्त संवहन पूल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, समपार्श्विक या बहिफ्लोएमी, समपार्श्विक या उभय फ्लोएमी। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को, तो इसका आंसर है बाह्य अधिदारू कहते हैं। बाह्य अधिदारू कहते हैं, ये आप जरूर याद रखें। जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं तो यह स्थिति बाह्य अधिदारुक या एक्स कॉर्क कहलाती है।
इसके विपरीत जब मेटाजाइलम परिधि की ओर तथा प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होते हैं तो यह स्थिति एंडोर्क कहलाती है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को आंसर है प्रोटोजाइलम कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। प्रोकैम्बियम से प्राथमिक वृद्धि के दौरान प्राथमिक जाइलम का निर्माण होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम तथा दूसरा है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का निर्माण सबसे पहले जबकि मेटाजाइलम का जो निर्माण है वो बाद में होता है। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पैरेन्काइमा। मांस में जल के वहन की प्रक्रिया पैरेन्काइमा की सहायता से संपन्न होती है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? इसका आंसर है परासरण दबाव। भूमि का जल मूल रोमों तक परासरण दबाव से पहुंचता है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। इसका आंसर है पत्ते और सूखे फल। धनिया का वानस्पतिक नाम कोरिएंडम सटाइवम है। वैसे तो धनिया के सभी भाग खाने योग्य ही होते हैं, परंतु ताजे पत्ते तथा सूखे फल प्रमुखतः मसालों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, तो इसका आंसर है कायिक कलिका। बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ताजा पुष्प समूह। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो इसका आंसर है पत्तियों में। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा, कैल्शियम एवं पोटेशियम भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं? इसका आंसर है आलू। आलू भूमिगत तने का उदाहरण है। इनमें पूर्ण कलिकाएं एवं शल्क पत्र पाए जाते हैं और अन्य जो विकल्प जो दिए गए हैं वो जड़ के उदाहरण हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए जिसमें संशोधित तना दिया गया है उसके उदाहरण दिए गए हैं। प्रकंद जो है वो केले से जाएगा, कंद जो है वो आलू से जाएगा और बल्ब जो है वो प्याज से जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रूपांतरित तना प्रकंद जो है वो केले से, बल्ब जो है वो प्याज से और कंद जो है वो आलू से जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद। शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद तने का नहीं बल्कि एक जड़ का रूपांतरण है। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? इसका आंसर है शाखा में। प्रश्नगत विकल्पों में पौधे के तने की शाखा में कक्षीय कली विकसित होती है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका आंसर है भ्रूणपोष। नारियल अष्टफल यानी के ड्रूप है। इसकी बाह्यफल भित्ति फल का छिलका बनाती है, जबकि मध्यफल भित्ति गूदेदार अथवा रेशेदार तथा अंतफल भित्ति कठोर या काष्ठीय होती है। बीज कठोर अंतफल भित्ति से घिरा होता है। नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज अथवा भ्रूणपोष ही होता है। लोकप्रिय पेय कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बीज से। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कॉफिया अरेबिका है जो रूबिएसी परिवार का सदस्य है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो इसका आंसर है स्टिग्मा। पौधे के स्टिग्मा तथा स्टाइल भाग से केसर प्राप्त होता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सटाइवस है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है पत्ता से। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन पत्तों से होता है। यह पैसुलेसी फूल की रसीली उष्णकटिबंधीय जड़ी बूटी है। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है मक्का में। बरगद के पेड़ में तना और शाखाएं इतनी लंबी होती हैं कि सामान्य मूल तंत्र इन पौधों को भूमि में स्थिर रखने में पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पौधों में तने की शाखाओं से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो भूमि में प्रवेश करने के बाद शाखाओं को आधार प्रदान करती है। इन्हें स्तंभ मूल कहते हैं। जबकि मक्का, गन्ना आदि में यांत्रिक सहारा हेतु तने के आधार से निकलने वाली अपस्थानिक जड़ें अपस्तंभ मूल कहलाती हैं। किस प्रकार के पौधों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है? तो इसका आंसर है वृक्ष। वृक्ष की शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? तो इसका आंसर है जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। साइकस के प्रवाल मूल जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। गाजर में खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। गाजर में विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे हैं वो शाक यानी कि हर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। ये एक वर्षीय, बहुवर्षीय या द्विवर्षीय हो सकते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसका आंसर है आरोही जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पाइपर बीटल यानी कि पान, कैपेंसिंसिस, रेडिकन्स, आईवी आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर है विसर्पी लताएं। विसर्पी लताएं काष्ठीय आरोही लताएं होती हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो इसका आंसर है परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम कहां से निकलते हैं? तो इसका आंसर है बाह्य त्वचा से। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। ये आप जरूर याद रखें। 55वां प्रश्न दोस्तों, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। आमतौर पर पौधों की जड़ें भूमि के अंदर होती है तथा इनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं। जड़ों व इनकी शाखाओं पर अनेक एक कोशिकीय धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। मृदा से खनिज लवण और जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा किया जाता है। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती है। जड़ें जो है मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती हैं। जड़ बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होती हैं। इनके शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती हैं। मूल जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है, तो इसका आंसर है मूल रोमों का जोन यानी कि क्षेत्र। मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग मूल रोमों का जोन क्षेत्र है। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरणी दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः, आंसर होगा इसका, फूलेगी। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरणी दाबी विलयन है तो कोशिका में जल का भराव या अंतराभिरण एंडोमोसिस होगा जिससे कोशिका फूलेगी। घास का सबसे ऊंचा पौधा और सबसे मोटा प्रकार है, इसका आंसर होगा बांस। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। यह ग्रैमनी या पॉइसी कुल के अंतर्गत आता है। बांस एक तरह की, तो इसका आंसर है घास है। बांस जो एक तरह की घास है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बांस एक प्रकार का घास है। यह सदाबहार बहुवर्षीय पुष्पीय पौधा है। यह ग्रैमनी या पॉइसी कुल के अंतर्गत आता है। कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैकोडेंड्रॉन। ट्रैकोडेंड्रॉन ट्रैकोडेंड्रॉन वाहिका रहित होता है। यह एक फूलदार पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म की प्रजाति है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? इसका आंसर है कैरोटीन। गाजर का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा रंग लाइकोपीन के कारण होता है जो कि एक कैरोटीनॉइड है। जो कि एक क्या है? कैरोटीनॉइड है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ वनस्पति विज्ञान का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।